Good morning students. Today we will start from question number 19. कल तक हमने 18 तक क्वेश्चन कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 19. देखो ये थियोरटिकल्स हैं, ये बहुत इजी होते हैं, इनसे इजी होते हैं, बट हमको क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे हम इसको करेंगे. बट ये वाले इजी होते हैं, जो भी थियोरटिकल पार्ट के होते हैं इजी होते हैं. नाउ सी, ए ट्रस्ट फंड हैज़ रेट 13,000. मतलब कोई फंड है, कोई ट्रस्ट है, कोई जैसे फंड होता है, या फिर आप मान के चलो कि एक व्यक्ति है जिसके पास कितने हैं 30,000 रुपये हैं. दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. और वो क्या करना चाहता है कि अपने 30,000 रुपये को इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है. अच्छा, शेयर मार्केट का छोड़ो, आप ये देखो कि एक व्यक्ति है, उसके पास 30,000 रुपये और वो इनको इन्वेस्ट करना चाहता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि 2 अलग अलग बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करना चाहता है. या फिर ये लगाओ कि 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, उनको ये देता है किस पे, इंटरेस्ट पे देता है, ब्याज पे देते हैं ना, जैसे ऐसे इंटरेस्ट पे देता है. ठीक है. द फर्स्ट बॉन्ड पे इज 5% इंटरेस्ट पर ईयर. जो पहला बॉन्ड है, बॉन्ड से आप मान के चलो जो पहला व्यक्ति है, एक व्यक्ति था, उसने 2 और अन्य व्यक्तियों को क्या दिए 30,000 रुपये. इस तरीके से उसे बांटने हैं, उस तरीके से उसे इन्वेस्ट करने हैं कि देखो, फर्स्ट बॉन्ड पे इज 5% इंटरेस्ट पर ईयर. जो पहला बॉन्ड है, जो पहला व्यक्ति है वो तो उसको क्या देता है 5% इंटरेस्ट देता है पर ईयर के हिसाब से, मतलब 5% ब्याज देता है पर ईयर के हिसाब से. ठीक है. एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज, और सेकेंड जो बॉन्ड है, बॉन्ड से मैं आपको क्या लेकर चल रहा हूँ व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति क्या देता है 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर के हिसाब से. ठीक है. एक व्यक्ति था, उसने अपने 30,000 रुपये 2 अन्य व्यक्तियों में बांटे, और पहला व्यक्ति था, जो पहले व्यक्ति को दिए थे वो देता है 5% ब्याज पर ईयर के हिसाब से, और जो सेकंड व्यक्ति है वो देता है कितना 7% ब्याज पर ईयर के हिसाब से. क्लियर? ओके. यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है हमें, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से डिटरमाइंड हाउ टू डिवाइड रेट 30,000 अमोंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड. वो ये कह रहा है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करें और डिटरमाइन करें कि व्यक्ति हाउ टू डिवाइड रेट 30,000, कि जो व्यक्ति है जिसके पास 30,000 रुपये हैं, वो इन 30,000 रुपये को कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे बांटे, कैसे डिवाइड करे इनटू द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड. जो 2 व्यक्ति हैं उनमें कैसे इन 30,000 रुपये को बांटे कि भाई इसको इतने देने हैं, इसको इतने देने हैं. इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800 रुपये, टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800 रुपये. देखो सिंपल, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर एक थोड़ा सा रफली करके बताता हूँ. सी, देखो मान के चलो, मेरी बात ध्यान से देखो. एक व्यक्ति था, उसके पास कितने हैं 30,000 रुपये. ठीक है. ये एक व्यक्ति है, एक पर्सन ए है, इस एक पर्सन ने 2 पर्सन और हैं बी और सी. ठीक है, बी और सी. इस 30,000 रुपये को ये इसको कुछ पैसे इसमें बी को दे देगा, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है. कुछ पैसे इसने इसको दे दिए, जैसे ब्याज पे देते हैं ना, ऐसे ही कुछ 30,000 में से इसने इसको दे दिए. क्लियर? तो जो बी पर्सन है वो क्या देता है 5% ब्याज देता है पर ईयर के हिसाब से. 5% ब्याज देगा पर ईयर के हिसाब से किसको, ए को. और ये क्या देता है 7% के हिसाब से ब्याज देगा पर ईयर के हिसाब से, 7% किसको, ए को. तो ये कह रहा है कि वह इस पैसे में से कितनी रकम को डिवाइड करे कि उसे टोटल, पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि उसे टोटल पर ईयर में 1,800 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर मिले. 1,800 रुपये किसके तौर पर मिले, इंटरेस्ट के तौर पर मिले. क्लियर? इंटरेस्ट के तौर पर मिले कि जो ए पर्सन है वो 30,000 को कैसे डिवाइड करे इनमें. ये कितना देता है 5% पर ईयर के हिसाब से इसको वापस दे देता है. ये कितना देता है 7% पर ईयर के हिसाब से ब्याज देता है. मान के चलो इसने 700 रुपये एक साल में दे दिए, और इसने कितने दे दिए 1,100 रुपये. तो टोटल कितने देंगे एक साल में, ये 700 रुपये ब्याज दे रहा है 5% के हिसाब से, ये 7% के हिसाब से 1,100 ब्याज दे रहा है. तो टोटल कितने हो गए, टोटल ब्याज कितना हो गया 1,100 + 700, 1,800 रुपये इंटरेस्ट देते हैं ये ए को. तो हमको यही बताना है कि अगर टोटल ये दोनों 1,800 रुपये इंटरेस्ट देते हैं एक साल में किसको, ए को, तो जो ए पर्सन है ये अपने इस पैसे को कैसे डिवाइड करें कि भाई मैं 15,000 20,000 इसको दूं और 10,000 इसको दूं, जब जाके मुझे 1,800 रुपये मिल जाएंगे ब्याज के. क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? ओके. अगर हम इसको 9th और 10th के हिसाब से करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं, बट उसने कहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करो. ठीक है. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के पहले देखो 9th और 10th से हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं. देखो सपोज
जो पहले बॉन्ड को इसने रुपए दिए 30,000 में से पहले को दे दिए इसने कितने एक्स रुपए दे दिए, ठीक है, एक्स रुपए इसने इसको दे दिए। बच कितने गए यहाँ पर 30,000 माइनस एक्स। बी को इसने दिए एक्स रुपए, सी को कितने देने चाहिए, हमने वाई मान लिया कि वाई रुपए देता, वाई रुपए कितने हमारे 30,000 माइनस का एक्स, जो 9/10 में हम करते आए हैं। क्लियर। तो देखो जो बी को दिए हैं एक्स रुपए दिए हैं, ये 5% के हिसाब से ब्याज देता है, तो एक्स का 5% कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 5/100। ये तो ब्याज यहाँ से आ रहा है, ये ब्याज कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है, ठीक है। प्लस और सी को कितने दिए हैं इसने, सी को दे दिए वाई रुपए। क्लियर। वाई कितना है 30,000 माइनस एक्स हो जाएंगे, जब एक्स इसको दिए तो बच कितने गए 30,000 माइनस एक्स। तो यहाँ से 30,000 माइनस एक्स रुपए जो सी को दिए हैं वो इसका कितना ब्याज देता है, 7% के हिसाब से ब्याज देता है, ठीक है। तो बी कितना ब्याज दे रहा है, एक्स का 5% दे रहा है, सी कितना ब्याज दे रहा है 30,000 माइनस एक्स का 7% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। और ये ब्याज टोटल कितना आना चाहिए हमको, 1,800 रुपये। वो कह रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका कि 1,800 रुपये अगर ब्याज हो जाता है तो आप बताओ, तो आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बताओ कितने ये उसको ब्याज कितने ये इसको रुपए देगा, मतलब ए बी और सी में कैसे कैसे डिवाइड करेगा। तो सिंपल तो ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर एक्स ही वेरिएबल है, हम कैलकुलेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जो 9th और 10th में करते हैं। क्लियर। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है, नाउ सी कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ये, बस थोड़ा सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आपको समझना है, उसके बाद कंप्लीट। ओके देखो हमने क्या मान लिया, लेट द अमाउंट इन्वेस्ट इन बॉन्ड टाइप फर्स्ट, मतलब लेट द अमाउंट इन्वेस्ट इन बॉन्ड टाइप फर्स्ट, मतलब जो पहले व्यक्ति को जो पैसे दे रहा है, कितने मान लिए एक्स रुपए। लेट द अमाउंट इन्वेस्ट इन बॉन्ड टाइप सेकंड, जो सेकंड बॉन्ड को जो सेकंड व्यक्ति को रुपए दे रहा है वो मैंने मान लिया वाई रुपए। तो वाई रुपए कितने हो जाएंगे 30,000 माइनस एक्स, पहले को एक्स दिए हैं तो टोटल कितने 30,000, तो दूसरे को कितने देगा 30,000 माइनस एक्स, यही वाई है। क्लियर। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ऑलवेज रिमेंबर हमें क्या चाहिए, आप ध्यान से देखो तो मैंने माना ए मैट्रिक्स, मैंने मान लिया ए मैट्रिक्स। हमारे पास देखो हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं। एक मैट्रिक्स किसका बन सकता है, रुपयों का बन सकता है पैसे। एक मैट्रिक्स किसका बन सकता है, इंटरेस्ट का। जो हमारे पास डाटा है, एक इंटरेस्ट है हमारे पास 5% है 7%, उनका हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ से देखो अभी टेंशन मत लेना, ए मैट्रिक्स मैंने मान लिया कि ए मैट्रिक्स किससे चल रहा है, रुपीज़ का चल रहा है कि ए मैट्रिक्स मैंने मान लिया कि बॉन्ड फर्स्ट को कितने रुपए दिए एक्स, बॉन्ड सेकंड को कितने रुपए दिए वाई। ये मैंने किसका मैट्रिक्स माना है। देखो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो एक को तो लो रो में और एक को लेना है आपको कॉलम में, तभी पॉसिबल होगा, क्योंकि मुझको ये सेम करनी है 2/2 सेम करनी है। और ये पॉसिबल कब होगा, एक मैट्रिक्स आप रो में लो या ये कॉलम में लो, या फिर आप ये कॉलम में ले लो ये रो में ले लो, इट डजेंट मैटर, बट एक को आपको रो में लेना है, एक को आपको किस में लेना है, कॉलम में लेना है, ताकि मैट्रिक्स आपकी क्या हो सके, इम्प्लाई हो सके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाई हो सके। तो ठीक है, एक में मैंने रुपीज़ रख दिए, एक में क्या इंटरेस्ट। बी मैंने मान लिया इंटरेस्ट करेस्पॉन्डिंग लेना है। देखो एक्स को पैसे दिए थे, उस पर कितना, वो एक्स कितना इंटरेस्ट देता है 5% एक्स रुपीज़ का। वाई रुपीज़ पर कितना, जो आपका सेकंड पर्सन है वो कितना इंटरेस्ट देता है 7% देता है। जब वाई रुपए लेता है वो, तो उस पर कितना देता है 7%। तो करेस्पॉन्डिंग एक्स कितने परसेंट देगा, एक्स रुपीज़ का 5% और वाई रुपीज़ का 7%। ओके, अब हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्यों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक तो क्वेश्चन में बोल दिया यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और अगर आप देखोगे, देखो हमें टोटल पर ईयर में कितना इंटरेस्ट चाहिए, 1,800 रुपये चाहिए। आपके क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि 1,800 रुपये इंटरेस्ट होना चाहिए। बी क्या है, बी आपकी टोटल क्या है, रेट है भाई, इंटरेस्ट रेट ही तो है, इंटरेस्ट रेट कि इस 5% दर से पढ़ा हुआ है हमने नवी 10th में। बी क्या है आपका इतना, और हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, रुपीज़ है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, रुपीज़ है। तो टोटल रुपीज़, यहाँ से ध्यान से देखो, टोटल रुपीज़ इनटू टोटल किस रेट से, ब्याज तो निकल कर आएगा। सपोज मुझे ब्याज, मेरे पास 5,000 रुपये और 5,000 का मुझे 5% के हिसाब से ब्याज देना है, तो कितना बनेगा, 5,000 का 5% निकाल लो, जितना आएगा इसका आ जाएगा आपके पास 2,500 रुपये, 250 रुपये। मतलब मैं 250 रुपये क्या दूंगा, पर ईयर ब्याज दूंगा। तो वही तो, बी क्या चल रहा है, रेट चल रहा है टोटल, और ए क्या चल रहा है, रुपीज़ चल रहे हैं। इन रुपीज़ का कितना रेट, कितनी दर से
इतनी मतलब अब दर क्या है हमारी, बी मैट्रिक्स में तो इंटरेस्ट रेट, तो रुपीज़ मल्टीप्लाई दर रेट क्या होता है, ब्याज ही तो होता है टोटल। तो इसलिए ए इंटू बी करा, हमें ब्याज चाहिए, ब्याज क्या होता है, रुपीज़ इंटू रेट दर जितने भी हैं, जैसे ये मैंने अभी एग्जांपल बताया। तो ए इंटू बी आपका क्या कंप्लीट आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं। क्लियर। तो ठीक है, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको रो में, इसको कॉलम में। हमें कैसे पता लगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो यहाँ से एक को अगर हमने ए को क्या मान रखा है, रुपीज़ मान रखा है, बी को क्या मान रखा है, रेट मान रखा है, तो रुपीज़ और रेट का जब मल्टीप्लिकेशन होगा जब भी तो हमारे क्या आता है, ब्याज आता है। क्लियर। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें ऑर्डर ये सेम रखना है, हमको पता है। क्लियर, हमको पता है ये सेम रखना है हमको, तो हमने एक को रो में लिया, एक को कॉलम में, आप इसको भी कॉलम में, इसको भी रो में रख सकते हो। तो देखो बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एक रो और एक ही कॉलम है, एक रो और एक ही कॉलम है हमारे पास, रो का फर्स्ट नंबर तो कॉलम का भी फर्स्ट, x इंटू 5% को क्या लिख सकता है, 5/100, प्लस साइन लगा दिया। रो का सेकंड नंबर तो कॉलम का भी सेकंड ही, y इंटू 7% को क्या लिख सकते हैं, 7/100। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जरूर लिखना, ए बी इज इक्वल टू कितना मिल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1800 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना मिल रहा है, 1800 रुपये। ठीक है, बस सिंपल 5x ये कितना हो जाएगा, 5x/100 प्लस y क्या है हमारे पास, 30,000 माइनस x, तो y हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। 5/100x प्लस इसका अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 7/100 का 30,000 से तो 2100 आ गया, माइनस का इसका इससे करेंगे तो 7x/100 आ जाएगा इज इक्वल टू 1800। सो 5x जो x के टर्म उनको एक साइड, कांस्टेंट के टर्म्स को एक साइड, 5x/100 माइनस का था, माइनस का ही रहेगा, माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। ये प्लस का था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2100। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये एलसीएम ले लेना आप, माइनस का 2x, ये आ जाएगा 5x माइनस 7x/100 इज इक्वल टू माइनस का 300। सो माइनस का 2x, ये माइनस का 2x बचेगा, 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 300 इंटू 100। सो x इज इक्वल टू 13,000/2 विच इज़ 15,000 रेट। और हमें हाँ न्यू पैटर्न के हिसाब से आप आंसर किस में दोगे, रेट का सिंबल यूज़ करोगे। रेट का सिंबल क्या होता है, जो रुपीज़ पर बना होता है, कुछ सिंबल ये होता है। क्लियर, सिंबल ये होता है, तो आपको रेट ना लगाकर जो अब रुपीज़ का सिंबल है वो करना है, वरना नंबर कटने के चांसेस हैं। क्लियर, ओके। अच्छा, तो फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कितने आ गए, एक्स क्या था, एक्स क्या मान रखा था हमने, फर्स्ट बॉन्ड कितना इन्वेस्ट करेगा, फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 15,000 रुपये। सेकंड बॉन्ड में कितना करेगा, वाई, वाई मतलब क्या है, 30,000 माइनस एक्स, तो वाई हो जाएगा 30,000 माइनस 1500, ये हो जाएगा 15,000 रेट, सॉरी रेट नहीं, सिंबल आप ये यूज़ करोगे। ओके, या तो उसको हम भाई 9/10 के हिसाब से भी कर सकते हैं, टोटल रेट निकालना है, और किससे भी कर सकते हैं, हमको बोला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करो। सेकंड सेम है, सेकंड कह रहा है कि अगर टोटल इंटरेस्ट, सेकंड पॉइंट में अगर टोटल इंटरेस्ट उसको 2,000 रुपये मिलते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितने मिल रहे हैं, 2,000 मिल रहे हैं, तो आप बताओ कि वह 30,000 रुपये को कैसे इन्वेस्ट करे दोनों बॉन्डों में, दोनों व्यक्तियों को कितना कितना रुपये दे कि उसे टोटल लास्ट में कितना इंटरेस्ट मिल जाए, 2,000 मिल जाए। तो वही सिंपल ए बी, ए क्या था हमारा, रुपीज़ थे टोटल, मान के चलो ए क्या है, ये रुपीज़ का मैट्रिक्स है, और बी क्या है हमारा, ये रेट का मैट्रिक्स है। तो रुपीज़ इंटू रेट, ठीक है, कितने रुपीज़ उन पे कितने परसेंट, कितने रेट का हम क्या लगाएं, कितनी दर से कितनी रेट का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, कि इतनी रेट से मुझे इसको इंटरेस्ट देना है। क्लियर। तो रुपीज़ इंटू रेट क्या हो जाएगा, ब्याज ही तो मिलता है, तो वो कह रहा है कि ए बी ब्याज कितना होना चाहिए पर ईयर का, 2,000 होना चाहिए। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, सिमिलरली जैसा ऊपर था वैसे ही यहाँ पर है। क्लियर, बस यहाँ वहाँ पर 1800 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करना और आप आंसर मिलेगा इसका, x हो जाएगा आपके पास, x आएगा 5,000 रुपये, तो रुपीज़ का सिंबल यूज़ करना है, और y आएगा आपके पास 25,000 रुपये, y आएगा आपके पास 25,000 रुपये, और इसको वही रुपीज़ का सिंबल, ओके ठीक है, इज इक्वल टू हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें कितना मिनट चले गया, 12-13 मिनट चले गए इसी क्वेश्चन में, हाँ तो टेंशन मत ले। तो देखो, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, की जो बुक शॉप है, एक स्कूल है उसकी जो बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़, मतलब लाइब्रेरी मान लो या बुक शॉप मान लो, कुछ भी,
स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 दर्जन, डजन मतलब दर्जन, मतलब 10 डजन है उसके पास केमिस्ट्री बुक, 8 डजन है उसके पास फिजिक्स बुक, 10 डजन है उसके पास इकोनॉमिक्स बुक्स, मैथ का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। देयर सेलिंग प्राइस आर रेट 18, रेट 16 एंड रेट 14 ईच रेस्पेक्टिवली। एक बुक का, केमिस्ट्री की बुक है तो उसका रेट क्या है 80, और फिजिक्स की बुक है तो उसका रेट क्या है 16, इकोनॉमिक्स बुक है उसका एक, ईच बुक का कह रहा है इसका रेट है 40। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक अलजेब्रा। इन 2 वर्ड से ही पूरा चेंज हो गया। सिंपल भी निकाल सकते, वो कह रहा है कि जो बुक सेलर है इन सभी बुकों को बेच कर कितने पैसे अर्न करेगा, सेल करके कितने पैसे कमाएगा। तो सिंपल है, आप देख सकते हो। अगर मैं ऐसे करूँ 10 डजन तो क्या है हमारे पास 10 डजन मतलब 10 दर्जन, और 10 दर्जन में कितनी बुक हो जाएंगी 10 × 12, एक दर्जन में 12 बुक होती है तो 10 दर्जन में कितने हो जाएंगी 120 बुक्स। ये किसकी आ गई केमिस्ट्री की आ गई, केमिस्ट्री की। 8 डजन बुक, 8 डजन मतलब 8 × 10, 8 दर्जन मतलब ये कितने हो गए आपकी 12 × 8 96, ये हो जाएगा इतनी बुक्स। ये बुक्स किसकी हैं फिजिक्स की बुक्स हैं, क्लियर। और आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं वो भी कितनी है 10 डजन, 10 दर्जन मतलब 10 × 12, टोटल बुक्स कितनी हो गई इकोनॉमिक्स की भी 120 हो गई। वो कह रहा है कि केमिस्ट्री की एक बुक का प्राइस कितना है 80 रुपये, तो केमिस्ट्री की एक बुक का प्राइस कितना है 80 रुपये है, तो 120 बुक का प्राइस कितना हो जाएगा। यहाँ से देखो केमिस्ट्री की टोटल बुक 120, एक बुक का प्राइस कितना है 80 रुपये, ये आ गया आपके पास कितना 9600 आ जाएगा, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री की सारी बुक बेचकर कितने रुपए कमा रहा है वो 9600। ऐसे ही फिजिक्स की बुक बेचकर, फिजिक्स की बुक कितनी है 96, एक बुक का प्राइस कितना है आपके पास, एक बुक का प्राइस है 16, ये आपके पास आ जाएगा 5760 रुपये आ जाएगा। मतलब फिजिक्स की सारी बुक बेचकर 8 दर्जन बुक बेचकर कितना कमा रहा है वो इतना। ऐसे इकोनॉमिक की कितनी हमारे पास 120 बुक है, इकोनॉमिक की एक बुक का प्राइस कितना है 40, तो इतनी बुक का प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4800 रुपये, ठीक है। तो सारी बुकों को बेचकर कितना कमा लेगा 9600 जमा 5760 जमा 4800। इसको तो हम वैसे भी कर सकते थे अपने कॉमन सेंस से, बट वो कह रहा है कि मैट्रिक्स का यूज़ करके बताओ। ओके नाउ सी मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। क्वांटिटी ऑफ बुक्स, ये आपके क्या है क्वांटिटी, अच्छा इसको भी रहने दो। यहाँ देखो केमिस्ट्री की बुक कितनी हो जाएंगी टोटल 10 दर्जन है मतलब 10 × 12 120 बुक हो गई। फिजिक्स की बुक कितनी हो जाएंगी 8 दर्जन है 8 × 12 96 बुक हो गई। इकोनॉमिक्स की बुक कितनी हो जाएंगी 10 × 12 कितनी हो जाएंगी 120 हो जाएंगी, 120 हो जाएंगी, क्लियर। फिजिक्स अब हम उससे मैट्रिक्स के कैसे करेंगे, हमने मान लिया मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में क्या रखा हमने क्वांटिटी ऑफ बुक्स की कितनी क्वांटिटीज़ है, तो ये हो गया 120 बुक्स केमिस्ट्री, 96 बुक फिजिक्स, 120 बुक इकोनॉमी, क्लियर। सेकंड मैट्रिक्स में हमने माना सेलिंग प्राइस कि कितने वो बिकने की बुक्स का सेलिंग प्राइस क्या है, तो केमिस्ट्री माना है तो करस्पॉन्डिंग तो ये भी एक ही माना पड़ेगा। अभी देखो इसको जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है, तो इसलिए इसी को रो में माना है और इसको एक कॉलम में रखा है, इसको रो में बनाया मैट्रिक्स को, इसको कॉलम में बनाया, क्लियर। तो यहाँ से देखो केमिस्ट्री चल रहा है तो केमिस्ट्री का सेलिंग प्राइस 80, सेकंड नंबर पे क्या है आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का सेलिंग प्राइस 60, एक बुक कितने की है 60 की बिकेगी। फिर है आपकी इकोनॉमी का सेलिंग प्राइस क्या है 40, तो ए मैट्रिक्स ये बन गया जिसमें क्वांटिटी ऑफ बुक्स रख दी हमने, बी मैट्रिक्स ये बन गया जिसमें सेलिंग प्राइस रख दी हमने, जिसमें सेलिंग प्राइस बता दी है। अब टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा वो, तो टोटल अमाउंट कितना करेगा भाई, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, मैं क्या कह रहा हूँ टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इनटू सेलिंग प्राइस यही तो आएगा। जितनी बुक्स हैं इनटू कितने रुपए में वो बिक रही हैं, टोटल बुक्स इनटू सेलिंग प्राइस, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, क्लियर। टोटल अमाउंट आ जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से हमको सिंपल पता लगा कि हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल बुक कितनी है, टोटल उनका सेलिंग प्राइस कितना है, उनसे आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 पेन है और 5 पेन का सेलिंग प्राइस, एक पेन कितने का बिकता है 5 का बिकता है, तो 5 × 5 तो पाँचों के पाँचों पेन कितने के बिकेंगे 25 रुपये के, क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ऑर्डर देखना होगा, एक को रो में बनाते हो तो एक को कॉलम में बनाओ, इसको कॉलम में बना रहे हो तो इसको रो में बनाओ, क्लियर। तो ठीक है, आई होप यू गेट। टोटल अमाउंट ही विल गेट कितना करेगा A × B, टोटल बुक्स और टोटल सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, क्लियर। सो A आपके पास ये है, B आपके पास ये है, देखो यही बनाने के लिए तो कर रहे हैं, इसलिए तो इसको रो इसको कॉलम में ले रहे हैं ताकि ये चीज़ सेम हो जाए। मल्टीप्लाई करनी है, कहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा कि हमें टोटल अमाउंट चाहिए तो A जो मैट्रिक्स है उसका B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ओके 120 इंटू 80 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस 96 का 60 से मल्टीप्लाई प्लस 120 का 40 से मल्टीप्लाई प्लस, कितना आंसर आ जाएगा 20,160 रुपये। तो टोटल अमाउंट ही विल गेट 21,060 रुपये। और रुपीज़ का सिंबल बना के आना ये वाला। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 21। दोनों में कुछ दोनों ही सेम है और ये हमारी जितना हमने अब तक पढ़ा है बस उस पर डिपेंड है, कुछ फ़र्क नहीं है। सही है बिल्कुल। तो एज्यूम यहाँ पे देखो क्वेश्चन 11 और 21 और 22 के लिए कंस्ट्रक्शन है कुछ हमारे पास। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 एंड p/k रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। इन 21 और 22 में ऑप्शन वाले हैं, इनमें से चूज करना है हमें। सो गिवन क्या है आपके पास, देखो 21 का मैंने 21 का लिख लिया। क्या बताया ना 21 का, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन। वो कह रहा है कि अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ऑपरेशन होगा तो आप बताओ कि एन के पी की क्या वैल्यू हो सकती है। रेस्ट्रिक्शन मतलब आप एन और के और पी की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो जिन पर हमारा ये ऑपरेशन डिफाइन होगा। तो देखते हैं 21 मैंने एज इट इज लिख दिया। गिवन क्या था आपको, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, इतने 5 मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर गिवन है, देख सकते हो इनका ऑर्डर गिवन है सबका। ये ऑर्डर मैंने लिख दिया, ये ऑर्डर गिवन है। एक्स का कितना था 2/n, ऐसे ही वाई का 3/k, ऐसे ही सबका। तो एक्स का 2/n, वाई का ये हो गया, जेड का ये हो गया, डब्ल्यू का ये हो गया, पी का ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये डिफाइन करना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन करना और देखना है कि क्या क्या हम एन के पी की वैल्यू रख सकते हैं जिससे ये फंक्शन पूरा ऑपरेशन डिफाइन हो जाए। तो हम लेकर चले पी वाई डब्ल्यू वाई। पी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, देखो पी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है p/k, तो ऑर्डर लिख दिया p/k। वाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 3/k, तो वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना लिख दिया 3/k। ठीक है, ओके। प्लस पहले सबके लिख दो, प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर है n/3, तो n/3 ऑर्डर लिख दिया। y का ऑर्डर कितना है 3/k, तो 3/k लिख दिया। अब सबसे पहले बात मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ये मल्टीप्लिकेशन ये चल रहा है p/y/w/y, देखो ना p मल्टीप्लिकेशन y प्लस y मल्टीप्लिकेशन w। तो यहाँ से देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब ये चीज़ क्या होती है आपकी सेम, मतलब पहले मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो। जब ये चीज़ सेम होती है तो हमको तो ही तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो हमको के को किसके इक्वल रखना है 3 के इक्वल रखना है। तो पहली रेस्ट्रिक्शन तो हमको ये पता लगी कि के को हम किसके इक्वल रखेंगे 3 के इक्वल रखेंगे, तभी पॉसिबल होगा p × y। क्लियर, एक इंस्ट्रक्शन पता लगी के को किसके इक्वल रखना है 3 के, मतलब यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो ये पूरा ऑपरेशन डिफाइन करना है ना, तो देखते जाएं कैसे डिफाइन करना है। यहाँ 3 होगा, मल्टीप्लिकेशन इसका होगा जब भी तो एडिशन होगा कुछ, जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं तो ऑपरेशन कैंसिल, डिफाइन नहीं होगा। क्लियर, तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन पता लगी k = 3 के इक्वल रखना है। चलो ठीक है, रख दिया। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा, आप देखो पी वाई और टोटल ओवरऑल जब इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, ये पी वाई कंप्लीट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद किस ऑर्डर का बनता है हम बता चुके हैं। जो बच जाते हैं उनके ऑर्डर का ही तो बनेगा, मतलब p और k बच गया। तो जो पी वाई मल्टीप्लिकेशन के बाद टोटल मैट्रिक्स बना किस ऑर्डर का बनेगा p/k ऑर्डर का बनेगा। जो बच गए p और k बच गए तो p/k का मैट्रिक्स बन गया। प्लस सिमिलरली w मल्टीप्लिकेशन y, यहाँ पर क्या देखते हैं 3 3, चलो ये तो सेम है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और w और y का मल्टीप्लिकेशन के होने के बाद ये किस मैट्रिक्स का बनेगा, पूरा w y किस मैट्रिक्स का बन जाएगा, जो बच गए हैं, सॉरी किस ऑर्डर का बन जाएगा, जो बच गए हैं। क्या बच गया n और k बच गया। तो w y मल्टीप्लिकेशन के होने के बाद किस ऑर्डर का बन गया, n और k ऑर्डर का बन गया। ठीक है, इतना मुझे पता लगा, n और k ऑर्डर का बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब एक मैट्रिक्स ये है पूरा, सपोज मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक मैट्रिक्स ये आ गया पूरा, एक मैट्रिक्स ये आ गया, इन दोनों का क्या करना है एडिशन। तो एडिशन किन दो मैट्रिक्स का पॉसिबल है, जिनका ऑर्डर सेम हो, मैं बता चुका हूँ ऑर्डर सेम हो। सपोज ये कितना ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 2/2 का ही होना चाहिए। सपोज 1 2 3 4, इसमें 1 1 2 3, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो ही पॉसिबल है एडिशन मैट्रिक्स। में बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में भी बहुत बार। क्लियर, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ एडिशन, 3 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, ऑल कंप्लीट। अगर मैं इसको ले लेता हूँ अलग से, अगर मैं इसको ले लेता हूँ 2/3 का, तीसरा कॉलम और ऐड कर देता हूँ 0 और 1,
1 का 1 के साथ हो जाएगा, 2 का 2 के साथ, ये 0 कहाँ जाएगा, 0 और 1 कहाँ जाएंगे, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तो मैट्रिक्स ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो देखो इसका रो अलग अलग है, ये p है ये n है, इसका कॉलम k है इसका कॉलम भी k है, चलो और कॉलम तो सेम है k, बट p यहाँ पर p है यहाँ पर n है, तो p को किसके इक्वल होना पड़ेगा, n के इक्वल होना ही पड़ेगा। सो सेकंड रेस्ट्रिक्शन क्या आई, सो रेस्ट्रिक्शन आ गई p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, तभी तो ऑपरेशन पॉसिबल होगा। क्लियर, तभी तो ऑपरेशन पॉसिबल होगा। तो हम देखते जा रहे हैं कि हमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन मिलती जा रही हैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। पहले मिला k को 3 के इक्वल होना चाहिए जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। सेकंड क्या मिला कि p को n के इक्वल होना चाहिए, एडिशन के लिए ऑर्डर सेम, तो p किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर। क्लियर, p किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर, k तो k इक्वल बराबर। तो दो रेस्ट्रिक्शन आई हैं, k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। क्लियर, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन है आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। देखो इफ n इज इक्वल टू p, गिवन दे दिया n p के बराबर है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, 7x माइनस 5z का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, चलो देखते हैं। गिवन n इज इक्वल टू p, आपको क्या दिया है, गिवन जो बोलते जाए वो करते जाओ। 7x माइनस 5z है, 7x, x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर देखो, x का ऑर्डर 2, x का ऑर्डर कितना चल रहा है 2/n। ये देखो 21 और 22 के लिए गिवन है ये सब कुछ डाटा कि x और y और p का ऑर्डर क्या है। क्लियर, तो x का ऑर्डर हो गया 2/n, तो हमने लिख दिया x का ऑर्डर 2/n, माइनस का 5, z क्या है, z का ऑर्डर क्या है 2/p, z का ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/p लिख दिया। अब ध्यान से देखो मेरी बात, अगर 7 बाहर लिख रहा है तो 7x मैट्रिक्स का भी तो क्या होगा ऑर्डर 2/n ही होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं बताऊँ एक चीज़, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स था 1 0 2 0, इसका 2 0 लिख दो, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, और बाहर कुछ 7 से मल्टीप्लाई है, तो भी तो 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आएगा, इसी ऑर्डर का तो मैट्रिक्स आएगा। देख लो 7 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 0, 7 का मल्टीप्लाई टू 14, 7 का मल्टीप्लाई टू 0, तो क्या ऑर्डर बना, ये भी तो 2/2 का बना जो पहले था। कुछ भी बाहर अगर मल्टीप्लिकेशन हो उसका आप मल्टीप्लाई कर दो तो जो मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है वही मैट्रिक्स बनेगा, करके देख सकते हो। 2/2 का ही बना जो 2/2 का था 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी। क्लियर, तो बस यही है इसमें कि 7 का x के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमने मान लिया क्या बन गया, 7x मैट्रिक्स बन गया, और वो किस ऑर्डर का बनेगा 2/n का ही बनेगा, जो पहले का था 2/n है तो वो भी क्या बनेगा 2/n का ही बनेगा। सिमिलरली माइनस साइन 5 का z मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, 5 का z के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, सेम ऑर्डर का बनेगा, किस ऑर्डर का 2/p का ही बनेगा, 2/p। चलो पहले मैं यहाँ पर p लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है p, बाद में बताएंगे। यहाँ पर हो गया p। अब ये कह रहा है कि कंप्लीट ऑर्डर क्या होगा, इस पूरे का कंप्लीट ऑर्डर क्या होगा। अब ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से देखो, क्या गिवन है n इज इक्वल टू p, तो क्या p के प्लेस पे n नहीं लगा सकते, गिवन है n इज इक्वल टू p, तो हमने इसको लिख दिया, लेट्स से 7x, इसका मैट्रिक्स चल रहा था 7x, इस पूरे का मैट्रिक्स n/2 आई थिंक, एक मिनट, 2/n, ये कितना है 2/n माइनस का 5x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/n किसके बराबर है, p के बराबर है, यहाँ पर p था तो मैं n लिख सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि n p के बराबर है। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 2/n ही तो आएगा, जो मैं सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो ऑर्डर बचेगा सेम ऑर्डर का तो बचेगा। चलो एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, आइडेंटिटी हो गया सॉरी, पर मैं एक ले लेता हूँ 1 1 2 1, ठीक है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी तो 2/2 का ही होगा। क्लियर, देख लो 1 - 1 0 0 - 1 -1 0 - 2 -2 1 - 0 0, तो ये मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आया वो किसका हुआ 2 रोज 2 कॉलम, मतलब 2/2 का ही बना। एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है जिन ऑर्डरों के बीच एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, रिजल्टेंट भी, रिजल्ट में जो मैट्रिक्स बनता है वो भी उसी ऑर्डर का होता है, ये प्रूफ हो गया, आप देख भी सकते हो।
सो इनका जो ऑर्डर आएगा सब इस मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5x के बाद टोटल क्या आएगा आपके पास 2/n ऑर्डर आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कंसल्ट विद मी। सो 2/n इज़ द करेक्ट आंसर बी। ओके, थैंक यू। और हाँ, कल आपका सैटरडे है तो कल हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट कर देंगे। प्रोसीजर वाइज चलोगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, जैसे इसमें सारे ही पीछे क्या है जो थ्योरी और कंसेप्ट में पढ़ा दिया टोटल सारे क्वेश्चन उसी पे लग गए, कोई बाहर से तो आया नहीं है कोई फॉर्मूला। इज इट? ओके, थैंक यू।